Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss a last part of the topic of expert opinion, that is section 44 and section 45. In the previous three lectures, we have discussed right from section 39 to section 43. तो आपको अगर वो लेक्चर देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो और पिछले सारे लेक्चर्स आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक पर। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जब कभी भी ऐसा कोई मैटर कोर्ट के सामने आता है कि जो टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड है, जिससे रिलेटेड कोर्ट के पास नॉलेज नहीं है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, ऐसी सिचुएशन में एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकता है और एक्सपर्ट का ओपिनियन रिलीवेंट होगा। वही रिलीवेंसी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में सेक्शन 45 और 45 हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 44 क्या कहता है, देखिए, ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रिलीवेंट, कि जब कभी भी किसी दो पर्सन के रिलेटेड रिलेशनशिप का क्वेश्चन आता है तो उस सिचुएशन में ओपिनियन रिलीवेंट होता है। देखिए, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन, कि दो पर्सन के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है, इससे रिलेटेड कोर्ट को अगर ओपिनियन फॉर्म करना है तो क्या होगा। द ओपिनियन ऑफ अ पर्सन ऑन सच रिलेशनशिप इज रिलीवेंट ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। तो किसी पर्सन के ओपिनियन को कब रिलीवेंट माना जाएगा, उसके लिए कंडीशंस क्या है, देखिए। द फर्स्ट वन इज he may be a member of the family of such person whose relationship is in dispute, or he may be an outside. किसका opinion? Suppose if the relationship of A and B is in question, the opinion of a person who is residing with the family as a family member becomes relevant. तो A और B के बीच का relationship अगर क्वेश्चन में है तो उसमें उसके फैमिली मेंबर का ओपिनियन रिलीवेंट हो जाएगा उनकी रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए। या आउटसाइडर मतलब उसके फ्रेंड है तो उसका भी ओपिनियन यहां पर रिलीवेंट हो सकता है। दूसरा, ही मस्ट हैव अ स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज एज टू सच रिलेशनशिप। ऐसे पर्सन का ओपिनियन रिलीवेंट हो जाएगा कि जिसको पता है उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज है। फॉर एग्जांपल, ए और बी हस्बैंड एंड वाइफ है या नहीं है, तो उससे रिलेटेड क्या होगा, उसके फैमिली मेंबर बता सकते हैं हस्बैंड एंड वाइफ है या नहीं है, उनका ओपिनियन रिलीवेंट हो जाएगा। दूसरा स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज किसके पास हो सकता है, जिस पंडित ने उनकी शादी पढ़ाई है, वो स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज है उसके पास। तो जिस काजी ने उनका निकाह पढ़ाया है उसके पास स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज है, तो उसका ओपिनियन यहां पर रिलीवेंट हो जाएगा। हिज ओपिनियन मस्ट बी एक्सप्रेस बाय कंडक्ट। समटाइम्स ओपिनियन एक्सप्रेस बाय कंडक्ट भी हो सकता है। ए और बी हस्बैंड एंड वाइफ है या नहीं है, उनके दोस्त हमेशा उनको एज अ हस्बैंड एंड वाइफ ट्रीट करते हैं, तो ये जो ट्रीट करना होता है ये उनका कंडक्ट है। तो दैट कंडक्ट ऑल्सो बिकम्स रिलीवेंट एज अ ओपिनियन, वो ओपिनियन बोल के रिलीवेंट होगा। द ओपिनियन और बिलीफ ऑफ अ पर्सन स्पेशली कॉम्पिटेंट इन दिस रिस्पेक्ट as expressed by his conduct in outward behavior is relevant. Sometimes the conduct itself is supposed to be known as a opinion. तो जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हो अपन, एक है, एक जेंट्स और लेडी है, सपोज ए और बी, हम उसको एज ए हस्बैंड एंड वाइफ अगर ट्रीट कर रहे हैं, जब कभी भी उस लेडी को अगर हम क्या करेंगे, मुखातिब करते हैं, तो हम उसको एज ए भाभी बोल रहे हैं, तो ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। हमारा कंडक्ट क्या है, हाउ वी आर ट्रीटिंग दीज टू पर्सन एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, so that conduct becomes relevant as an opinion. Here the word conduct is not necessarily limited to the conduct of a relation of the person in dispute, but it includes the conduct of the witness who gave his opinion about the existence of such relationship. तो यहां पर किसका कंडक्ट रिलीवेंट होगा, वो जिस पर्सन की रिलेशनशिप डिस्प्यूट में उनका कंडक्ट भी रिलीवेंट होगा और जो पर्सन ओपिनियन दे रहा है उसका कंडक्ट भी रिलीवेंट हो जाएगा। देखिए, द क्वेश्चन इज वेदर प्रीतम एंड सरिता वेर मैरिड। क्वेश्चन क्या है, प्रीतम और सरिता मैरिड है कि नहीं है, दोनों। पॉल और आनंद क्या उसके दोस्त थे। द फैक्ट दैट दे वेर यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय देयर फ्रेंड्स एज हस्बैंड एंड वाइफ इज रिलीवेंट। ये जो पॉल और आनंद है, ये दोनों प्रीतम और सरिता को हमेशा एज अ हस्बैंड एंड वाइफ ट्रीट करते हैं। तो ये दोनों का जो ट्रीट करना है उनको हस्बैंड एंड वाइफ, ये जो दोनों का कंडक्ट है वो कंडक्ट रिलीवेंट हो जाएगा सेक्शन 44 में टू प्रूव द रिलेशनशिप एज अ ओपिनियन। ये बात ध्यान में रखिए। अब देखिए प्रोविसो क्या कहता है सेक्शन 44 का। द प्रोविसो टू सेक्शन 44 प्रोवाइड्स दैट द ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप कांट बी सफिशिएंट टू प्रूव अ मैरिज। देखिए, ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप कांट बी सफिशिएंट टू प्रूव अ मैरिज, कि ये मैरिज प्रूव करने के लिए ओपिनियन सेक्शन 44 में
सफिशिएंट नहीं होगा। कब? इन द प्रोसीडिंग अंडर द डिवोर्स एक्ट, जब अगर डिवोर्स एक्ट में प्रोसीडिंग चल रही है। बात ध्यान में रखिए, डिवोर्स ग्रांट करने के लिए पहले मैरिज हुई ये प्रूफ करना पड़ता है, तो पहले मैरिज को प्रूफ करना पड़ेगा। तो सिर्फ ओपिनियन, सेक्शन 44 में जो ओपिनियन आ रहा है वो सिर्फ ओपिनियन से मैरिज प्रूफ नहीं होगी, बल्कि मैरिज को दूसरे एविडेंस से प्रूफ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैरिज सर्टिफिकेट है उससे प्रूफ किया जा सकता है, जो लोगों ने मैरिज अटेंड किए है उनके एविडेंस के जरिए प्रूफ किया जा सकता है, जिस पंडित ने शादी रचाई है उस पंडित के स्टेटमेंट से वो शादी प्रूफ हो सकती है। लेकिन सिर्फ ओपिनियन के बेस पे, सेक्शन 44 में ओपिनियन के बेस पे मैरिज प्रूफ नहीं होगी। कौन से प्रोसीडिंग में? अंडर इंडियन डिवोर्स एक्ट में। सेकंड, in the prosecution for marrying against during lifetime of husband, section 82 BNS, हमको बाइगमी का ऑफेंस होता है कि अगर ऑलरेडी किसी पर्सन की मैरिज होने वाली है, हिंदू पर्सन है, उसकी मैरिज होने वाली है और वो पहली मैरिज सब्सिस्टेंस में होते हुए दूसरी मैरिज करता है तो बाइगमी का ऑफेंस रजिस्टर्ड होता है। तो डेफिनेटली दूसरी मैरिज किया ये प्रूफ करने के लिए पहली मैरिज प्रूफ करना पड़ता है। तो पहली मैरिज अगर प्रूफ होती है तभी बाइगमी का ऑफेंस है। तो जब पहली मैरिज को प्रूफ करना है तो पहली मैरिज को प्रूफ करने के लिए सेक्शन 44 का ओपिनियन सफिशिएंट नहीं होगा। सिर्फ सेक्शन 44 के ओपिनियन से मैरिज प्रूफ नहीं होगी, बल्कि दूसरे एविडेंस के जरिए मैरिज प्रूफ करना पड़ेगा। वही मैरिज सर्टिफिकेट है, जिन लोगों ने शादी अटेंड की है, जिस पंडित ने शादी पढ़ाई है, उनके एविडेंस के बेस पे वो शादी प्रूफ होगी, सिर्फ ओपिनियन पे शादी प्रूफ नहीं होगी। बात ध्यान में रखिए। तीसरा, इंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग मैरिड वुमन विथ क्रिमिनल इंटेंट, सेक्शन 84, कि किसी मैरिड वुमन को अगर कोई भैला फुसला कर लेकर जाता है किसी क्रिमिनल इंटेंट के चलते तो वो सेक्शन 84 में पनिशेबल ऑफेंस है। तो बात ध्यान में रखिए, सेक्शन 84 में किसी पर्सन पे ऑफेंस रजिस्टर्ड करना है तो वो वुमन का मैरिड होना जरूरी है। तो मैरिड होना जरूरी है, इसका मतलब उसकी मैरिज प्रूफ होना जरूरी है। तो मैरिज प्रूफ करने के लिए सेक्शन 44 का ओपिनियन सफिशिएंट नहीं होगा, बल्कि उसकी मैरिज इंडिपेंडेंट एविडेंस के जरिए ही प्रूफ करना पड़ेगा। वही मैरिज सर्टिफिकेट लोगों ने अटेंड किए हुए और या पंडित हो, जो भी हो। इन दीज केसेस द फैक्ट ऑफ मैरिज मस्ट बी स्ट्रिक्टली प्रूव्ड इन रेगुलर वे। फैक्ट ऑफ मैरिज कैसा प्रूफ करना पड़ेगा? इन रेगुलर वे, कि दूसरे एविडेंस के जरिए मैरिज को प्रूफ करना पड़ेगा। बात ध्यान में रखिए, श्रीराम सरदारमल दिदवानी वर्सेस गौरी शंकर ये केस है। इट हैज बीन हेल्ड दैट person whose opinion is sought to be proved for the purpose of proving the existence of relationship must be person who either as a member of a family or otherwise have a special means of knowledge as to the relationship। तो जब कभी भी किसी पर्सन के हमको ओपिनियन को रिलीवेंट ठहराना है सेक्शन 44 में, तो वो ऐसा पर्सन हो सकता है कि जो एक तो फैमिली मेंबर हो या ऐसा पर्सन जिसके पास स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज हो, वो दोनों के रिलेशनशिप से रिलेटेड ये माना गया है यहां पर। पर्सन लाइक अ डॉक्टर, टीचर, प्रीचर, ग्रोसर और फ्रेंड ऑफ प्रूविंग द रिलेशनशिप। तो किसी के रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए फैमिली डॉक्टर क्या हो सकता है? सफिशिएंट नॉलेज है उसके पास, टीचर के पास सफिशिएंट नॉलेज है, ग्रोसर के पास सफिशिएंट नॉलेज है, इसके पास से हम हमेशा कुछ ना कुछ चीजें लाते रहते हैं, फ्रेंड है, दोस्त है, उसके पास सफिशिएंट नॉलेज है रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो इनके ओपिनियन रिलीवेंट होंगे सेक्शन 44 में। नाउ सेक्शन 45, ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रिलीवेंट। ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन कब रिलीवेंट होंगे? देखिए, व्हेनेवर द ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन इज रिलीवेंट, द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन इज बेस्ड आर आल्सो रिलीवेंट। सो व्हेनेवर द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन रिलीवेंट, द ग्राउंड्स ऑन विच द ओपिनियन इज बेस्ड आल्सो बिकम्स रिलीवेंट। तो ओपिनियन रिलीवेंट है तो जिस ग्राउंड के बेस पे वो ओपिनियन रिलीवेंट हो रहा है वो ग्राउंड्स भी रिलीवेंट होंगे सेक्शन 45 में। ओपिनियन इज नो एविडेंस विदाउट असाइनिंग रीजन फॉर सच ओपिनियन, कि ओपिनियन एविडेंस इतनी है जब तक उसको ओपिनियन के रीजंस नहीं बताए जाएंगे कि भाई क्यों ये ओपिनियन फॉर्म हुआ, तब तक वो ओपिनियन रिलेवेंट ही नहीं है। द करेक्टनेस ऑफ द ओपिनियन कैन बी बेटर एस्टिमेटेड इफ द रीजंस अपॉन विच इट इज बेस्ड आर नोन। तो जो ओपिनियन दिया जा रहा है वो कितना करेक्ट है, अगर ये हमको पता करना है तो हम उसके रीजन देखना पड़ेगा कि वो क्यों ऐसा ओपिनियन उसने फॉर्म किया, उसका रीजन क्या है। तो अगर रीजंस हम देखेंगे तो उसको हम अच्छे तरीके से उस ओपिनियन को कैलकुलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। इफ द रीजंस आर फ्रीवलस एंड इनकंक्लूसिव, द ओपिनियन इज वर्थ नथिंग। अगर जो रीजन दिए हुए हैं वो फ्रीवलस है, कोई काम के रीजंस नहीं है, इनकंक्लूसिव है, तो उस ओपिनियन का कोई भी वैल्यू नहीं बचता है।
An expert may give an account of experiments performed by him for the purpose of forming his opinion. So whenever expert is giving an opinion, expert has to give the account of his experiment performed by him for the purpose of forming his opinion. तो अपना ओपिनियन फॉर्म करने के लिए जो भी उसने एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, वो उसको बताना पड़ेगा कि आफ्टर दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट आई एम फॉर्मिंग माई ओपिनियन, कि ये एक्सपेरिमेंट के बाद मैं अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहा हूं. तो दैट एक्सपेरिमेंट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 45. गोवर्धन वर्सेस स्टेट. An excise inspector is an expert on the question whether a certain liquid is illicit liquor or not. तो एक्सपर्ट जो एक्साइज इंस्पेक्टर है उसको एक्सपर्ट माना गया है कौन से क्वेश्चन पे, कि कुछ लीकर है कि वो अडल्ट्रेटेड है, मतलब सही है या गलत है, ये जो बताने के लिए. Before he gives his opinion as an expert, he has to examine it and also to furnish the data on which his opinion is based. तो अपना ओपिनियन फॉर्म करने के पहले उस लीकर को उसको एग्जामाइन करना पड़ेगा और एग्जामाइन करने के बाद उसको एक सफिशिएंट डेटा भी बताना पड़ेगा कि मैंने ये तरीके से एग्जामाइन किया और ये एग्जामाइन करने के बाद मैं ये प्रॉपर कंक्लूजन पे आया. तो उसका ओपिनियन भी रिलीवेंट होगा और जो तरीका जो एग्जामिनेशन किया वो एग्जामिनेशन भी रिलीवेंट हो जाएगा सेक्शन 45 में. तो इस बाल्ड स्टेटमेंट दैट द कंटेंट्स ऑफ द बॉटल आर इलिसिट लिकर इज नॉट सफिशिएंट टू प्रूव द फैक्ट. सिर्फ उसका स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं होगा कि हाँ ये इलिसिट लिकर है, सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया नहीं, उसके ग्राउंड्स भी बताना पड़ेगा, उसका रीजन भी बताना पड़ेगा, बिकॉज रीजन इज रिलीवेंट अंडर सेक्शन 45. तो रीजन फॉर फॉर्मिंग द ओपिनियन बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 45. तो ये था सेक्शन 44 एंड 45 जो हमने डिस्कस किया. उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा. समझ में आया तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.